हेलो एंड वेलकम अगेन एट के पॉइंट्स। देखिए हम लोग क्या डिस्कस किए थे, तो हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी की बात कर रहे थे, है ना। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। अब इसमें हम लोग क्या देख लिए थे, देखिए हम लोग देख लिए थे, हम लोगों को डिस्कस करना था लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, है ना। अब लिक्विड सॉल्यूशन हम लोगों को तीन टाइप का मिला था। क्या मिला था भाई? तो एक तो मिला था गैस इन लिक्विड, जो हम लोग प्रीवियसली देख चुके हैं, गैस इन लिक्विड। दूसरा हम लोगों को मिल गया था सॉलिड इन लिक्विड, उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड इन लिक्विड। अब थर्ड पार्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ को। ठीक है, तो अभी मैं क्या हेडिंग कर देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब जरा सोचिए, कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की सॉलिबिलिटी को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इसमें ना सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की जाती है किसकी? वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर की। ओके, तो हम लोग सबसे पहले समझें क्या कि वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, चलिए आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। वेपर प्रेशर की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसको समझना भी जरूरी है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, चलिए, या फिर आप कह लीजिए सॉल्यूशन का ही, या किसी भी लिक्विड का ही वेपर प्रेशर हो सकता है। तो लेट अस सपोज आपके पास क्या है, एक क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, अब क्लोज्ड कंटेनर है और उसके अंदर आपके पास कोई लिक्विड है। लेट अस सपोज ये हम लोगों के पास वाटर जो है वो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक, अब यहां पर क्या होगा भाई, ये वैकेंट स्पेस में क्या होगा, तो एयर होगा, है ना। अब आपको कंपेयर करना है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर हवा यानी कि एयर की काइनेटिक एनर्जी या फिर टेम्परेचर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में है। यानी कि जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे होंगे, इसके सरफेस को टच कर रहे होंगे लिक्विड को, क्योंकि क्लोज कंटेनर है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने साथ उड़ाकर कहाँ ले जाते होंगे भाई, इस कंटेनर में ऊपर की तरफ, यानी कि वो एक तरीके से इस लिक्विड का वेपर फॉर्म हो जाता होगा। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी सोचिए कि इस कंटेनर से ऊपर कहीं स्किप नहीं हो पा रहा है, कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है, और इसी वजह से जब डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी उस लिक्विड गैस की, तो वो धीरे धीरे आपस में कोलाइड करके क्या होना चालू हो जाएगा, नीचे आना चालू हो जाएगा। जब कोई लिक्विड उड़ता है यानी कि एवापोरेट होता है, और जब उसका वेपर क्या होना चालू कर देता है, कंडेंस होना चालू हो जाता है, और जब दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं यानी कि दोनों का रेट बराबर हो जाता है, उस टाइम जो भी प्रेशर होगा वो कहलाता है हम लोगों का वेपर प्रेशर। मैं इसको लिख देता हूं, व्हेन व्हेन एन अ लिक्विड, when a liquid get evaporated at the same time, at the same time get condensed with equal rate, with equal rate, ठीक है, at specific temperature, at specific temperature, then the pressure exerted by
द लिक्विड और देयर वेपर become इक्वल, ओके, बिकम इक्वल, ठीक है। अब जब दोनों का प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड क्या कहेंगे भाई हम लोग उसको, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बोलेंगे हम, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये भी है क्या, कि वेपर प्रेशर हम लोग हमेशा एक क्लोज पॉट में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वेपर प्रेशर इज मेनली ऑब्जर्व्ड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और क्या है भाई, तो वेपर प्रेशर इज मेनली मेजर्ड कब हम लोग मेजर करते हैं उसको, मेजर्ड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। तो हम लोग मेनली इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसको मेजर करते हैं। आई होप आपको वेपर प्रेशर क्लियर हो गया। अब वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड कैसे इन्फ्लुएंस करता है सॉलिबिलिटी को, इसको बताया किसने, राउल्ट्स ने, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब राउल्ट्स लॉ डिस्कस करते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हेडिंग क्या है, राउल्ट्स लॉ, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट करके रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का एक तरीके से क्या कह सकते हैं, हार्ट है। चलिए, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास वोलाटाइल लिक्विड मिक्सचर हो, वोलाटाइल का मतलब क्या है, यहां पर एक कंसेप्ट और हम लोग समझ लें, वोलाटाइल, ठीक है, द लिक्विड दैट गेट सेल्फ एवापोरेटेड, ऐसे लिक्विड जो खुद से क्या रखते हो, उड़ने की टेंडेंसी रखते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलाटाइल लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, खुद से उड़ता है तो वो क्या कहलाएगा, वोलाटाइल लिक्विड होगा। हर लिक्विड के पास कुछ ना कुछ वोलाटाइल नेचर जरूर होता है, ठीक है। एक पॉइंट और मैं लिख देता हूं, एवरी लिक्विड हैव some volatile nature, चलिए, अब ये भी चीज क्लियर हो गया, हम लोगों को वेपर प्रेशर भी क्लियर है। अब राउल्ट्स लॉ को हम लोग डिस्कस करते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या कहते हैं भाई, इन अ वोलाटाइल लिक्विड मिक्सर, इन अ वोलाटाइल लिक्विड मिक्सर क्या होगा, द पार्शियल pressure of each component of the solution is directly proportional to their mole fraction, ओके। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के होगा। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। अब इसको हम लोग और आगे ले चलें, हम लोग यहां पे मान लेते हैं एक सॉल्यूशन, लेट अस सपोज क्या है भाई, हम लोगों के पास अब बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं आप,
जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट के जैसा बिहेव कर रहा हो। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन है हम लोगों के पास, जिसका नाम मैं रख देता हूं ए और बी। ठीक है, ए को हम लोग क्या मान लेते हैं, सॉल्यूट मान लेते हैं, और बी को हम लोग क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट मान लेते हैं। दोनों का ही नेचर कैसा है, वोलाटाइल लिक्विड है। ठीक है, वोलाटाइल लिक्विड ए भी है और वोलाटाइल लिक्विड बी भी है। ठीक है, दोनों ही कंपोनेंट हम लोगों के क्या हैं, तो वोलाटाइल नेचर के। अब ऐसे कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर हम लोग क्या मान लें, पीए कंसीडर कर ले रहे हैं, और इसका वेपर प्रेशर पीबी कंसीडर कर ले रहे हैं। अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करें, मोल फ्रैक्शन की, तो इसका मोल फ्रैक्शन मैं काई ए कंसीडर कर लेता हूं और इसका मोल फ्रैक्शन मैं काई बी कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है, अब राउल्ट्स लॉ क्या कह रहा था कि वोलाटाइल लिक्विड मिक्सचर में जो पार्शियल प्रेशर है हर कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन। तो मैं यहां पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा भाई, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर लें, तो मैं यहां पे कहूंगा PA is directly proportional to chi A and PB is directly proportional to chi B। ओके, क्लियर। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाते हैं तो हमेशा ही क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहां पे भी हम लोग लगाएंगे PA इक्वस टू PA नॉट काई A, और यहां पे मैं लिखूंगा PB इक्वस टू PB नॉट काई बी। दोनों ही ये राउल्ट्स लॉ का एक तरीके से इंडिविजुअल कंपोनेंट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे क्या, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसको इसमें अप्लाई किया जाए। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो थोड़ा सा अगर मैं आपको याद दिलाऊं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता था। तो देखिए, अगर लेट अस सपोज आपके पास गैसियस सिलेंडर है, ठीक है, दो गैसियस सिलेंडर हैं, और इन दोनों को हम लोग एक तीसरे गैसियस सिलेंडर में ऐड कर रहे हैं। इसमें जो गैस है उसको मैं मान लेता हूं A, इसमें जो गैस है उसको मैं मान लेता हूं B, और इसमें जो गैस हम लोग डालने वाले हैं वो इन्हीं दोनों को डालने वाले हैं, यानी कि इसमें गैसियस मिक्सचर होगा, और वो कौन सा होगा भाई, तो वो होगा A एंड B दोनों को ट्रांसफर करने वाले। अगर गैस का सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वॉल्यूम क्या है, सेम है, और यहाँ पर भी वॉल्यूम क्या है, सेम है, तीनों का वॉल्यूम सेम है। ऐसे कंडीशन में डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, अगर तीनों का वॉल्यूम सेम है तो जो इसका प्रेशर होगा, लेट अस सपोज PA, और इसका प्रेशर जो आप सपोज कर लीजिए PB, तो इस मिक्सर वाले सिलेंडर में प्रेशर कितना होगा, यानी कि P टोटल कितना होगा, तो PA प्लस PB प्लस सो ऑन, जितने भी आप कंपोनेंट लिए हों। यहाँ पे चूंकि हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो P टोटल इक्वस टू क्या होना चाहिए, PA प्लस PB होना चाहिए। ये कहाँ से मिला हम लोगों को, ये हम लोगों को मिल गया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। अब अभी हम लोग राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग PA और PB हम लोग पढ़े हैं, है ना। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं बाय अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहे हैं भाई हम लोग, राउल्ट्स लॉ, जो कि हम लोगों के पास क्या था, तो PA था हम लोगों के पास PA नॉट काई A, और PB था हम लोगों के पास PB नॉट काई B।
इन दोनों को रख दिया जाए तो P टोटल इक्वल्स टू PA नॉट काई A प्लस PB नॉट काई B। ये हम लोगों का फाइनल फॉर्मूला हो जाता है किसका, राउल्ट्स लॉ का, जो कि लिक्विड मिक्सर के लिए यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसमें चीजें हैं क्या भाई, इसको भी हम लोग समझें। तो हम लोगों के पास जो इक्वेशन आया था P टोटल इक्वल्स टू मैंने लिखा PA नॉट काई A प्लस PB नॉट काई B। चलिए P टोटल क्या होगा, तो लिक्विड मिक्सर का यानी कि वोलाटाइल लिक्विड जो सॉल्यूशन बना है उसका टोटल प्रेशर। तो PT क्या है भाई, तो टोटल प्रेशर of the liquid mixer ओके। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब इसको मेजर कैसे करना है ये भी चीज हम लोगों को समझ लेना चाहिए। मान लीजिए आपने एक क्लोज कंटेनर में लिया था, तो जो लिक्विड मिक्सर है, अगर लेट अस सपोज यहाँ पे ए और बी कंपोनेंट हैं और यहाँ पे वेपर में भी क्या है, ए एंड बी हैं, तो P टोटल इधर भी जो P टोटल होगा गैसियस स्टेट में, वही लिक्विड स्टेट में भी P टोटल होगा। मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूं, आप नोट करके इसको लिख लें, क्या कि P टोटल ऑफ द गैसियस मिक्सर इज इक्वल टू the P total of the liquid mixer when सिस्टम का मतलब क्या, ये जो सॉल्यूशन का मिक्सर है ना, सिस्टम इज एग्जिस्टिंग, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा हो भाई, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो इसका राउल्ट्स लॉ को, तो उसको हम लोग देखें। अगेन मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, हम लोगों के पास जो सॉल्यूशन था उसमें दो कंपोनेंट था, एक तो हम लोग A मान लिए थे और दूसरा B मान लिए थे। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर A को समझने के लिए पेट्रोल लिख लेता हूँ और B को समझने के लिए मैं वाटर लिख लेता हूँ। ठीक है, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर PA मान लेता हूँ और इसका PB मान लेता हूँ। इसका मोल फ्रैक्शन काई A और इसका मोल फ्रैक्शन काई B मान लेते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो जरा सपोज करिए कैसे ग्राफ बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। अब देखिए इधर हम लोग इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या कि हम लोग इधर वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि वहीं एक्स एक्सिस पे हम लोग सपोज कर लें कि हम लोग मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको समझना है कि PA नॉट क्या है और PA क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक कंटेनर के अंदर मैंने केवल और केवल पेट्रोल रखा है जो कि एक क्लोज्ड पॉट है, ऐसे में जो वेपर प्रेशर इसका कहलाएगा या जो आप मेजर करेंगे वो PA नॉट होगा, यानी कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। क्लियर है, कंपोनेंट ए। अगर मैं कहता हूं कि दूसरे किसी कंटेनर में मैंने वाटर रखा है, ठीक है, तो उस टाइम जो इसका वेपर प्रेशर होगा यानी कि PB नॉट, वो क्या कहलाएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी कहलाएगा। अब हम अगर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तब भी उसमें क्या होगा, पेट्रोल और हम लोगों का वाटर होगा ही होगा कि नहीं। तो लेट अस सपोज ये तीसरा कंटेनर है, इसमें इन दोनों चीजों को हम लोग ट्रांसफर कर दिए।
अब यहां पर वो PA नॉट नहीं कहलाएगा या फिर PB नॉट नहीं कहलाएगा, अब उसको हम लोग PA और PB बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मिक्सर के अंदर जब वेपर प्रेशर मिला तो दोनों का वेपर प्रेशर एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाता है, चेंज हो जाता है, इस वजह से वो प्योर फॉर्म वाला नहीं है। ठीक, तो ऐसे में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि PA नॉट और PB नॉट क्या है। क्लियर हो गया? और PA और PB क्या है? तो मिक्सर के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो PA और PB है, और इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम लोग जब रखे हैं तो PA नॉट और PB नॉट है। अब हम लोग यहां पर समझें चीजों को, तो मैं अगेन यहां पर ग्राफ के लिए ना डेटा तैयार करता हूं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन है, एक कंपोनेंट हम लोग ले लिए हैं A और दूसरा कंपोनेंट हम लोग ले लिए हैं B। A को मैंने सपोज कर लिया था पेट्रोल और B को सपोज कर लिया था मैं वाटर। इसका मैं प्योर वेपर प्रेशर ले लिया PA नॉट, इसका मैं प्योर वेपर प्रेशर ले लिया PB नॉट। ये हो गया इसका मोल फ्रैक्शन काई A, इसका मोल फ्रैक्शन काई B। क्लियर है? और मिक्सर के अंदर ये हो गया PA और मिक्सर के अंदर ये हो गया PB। यहाँ पे हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे थे। अगेन अब चीजों को सोचने की जरूरत है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेपर प्रेशर को और इधर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन को। अब आप बताइए कि पेट्रोल और वाटर में से ज्यादा उड़ने की टेंडेंसी कौन रखता है? आप ये आंसर नहीं देंगे कि सर मैं। कौन ज्यादा उड़ता है भाई? पेट्रोल ज्यादा उड़ता है, ज्यादा वोलाटाइल है ना? तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं मोर वोलाटाइल देन वाटर। अब अगर ज्यादा उड़ता है तो बताइए प्योर फॉर्म में जब रहेगा तो PA नॉट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा ही होगी। तो लेट अस सपोज मैं यहां पर कर लेता हूं PA नॉट, इस पॉइंट पे PA नॉट यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर पेट्रोल हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब PB नॉट क्योंकि वाटर लेस वोलाटाइल है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल, इस वजह से इसका वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ कम ही होगा पेट्रोल के कंपैरिजन में। मैं इस पॉइंट पे सपोज कर लेता हूं, तो मैं इसको क्या मान लूंगा? PB नॉट। अब आप सोचिए जब काई A प्लस काई B ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इक्वस टू 1 होता है, तो कब ये प्योर हो सकता है? जब काई B की वैल्यू या तो 0 हो या फिर काई A की वैल्यू 0 हो, है ना? अगर मैं यहां पे कहता हूं कि काई B हम लोगों के पास क्या है? 1 है, इसका मतलब ऑब्वियसली काई A की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सेम तरीके से अगर मैं यहां पे कहता हूं कि काई B हम लोगों के पास क्या है? 0 है, तो काई A की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी कि यहां से क्या पता चल जाता है कि काई A की जब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये 0 है इसका मतलब केवल और केवल कंपोनेंट B ही प्रेजेंट है जो कि वाटर है, और उस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर PB नॉट है, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म की बात हम लोग कर रहे हैं। सेम तरीके से अगर मैं यहां पे कह रहा हूं कि काई A की वैल्यू हम लोगों के पास क्या है? 1 है, तो ऐसे कंडीशन में आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? काई A की वैल्यू अगर हम लोग यहां पर 1 ले लिए थे तो काई B 0 है, और इसका मतलब क्या हुआ कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेट्रोल की बात कर रहे हैं। अब सपोज करिए कि अगर हम लोग दोनों का सॉल्यूशन मिक्स करना चालू किए, है ना? मान लीजिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पर काई A की वैल्यू अगर इधर से आप इधर के तरफ देखते हैं तो ये क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है ना? यानी कि काई A की वैल्यू ऑब्वियसली इधर से इधर क्या हुई होगी? इंक्रीज हुआ होगा, है ना? अब जरा सोचिए अगर मैं इस कंसंट्रेशन पर सपोज करता हूं कि हम लोग इस प्रपोर्शन में मिक्स कर दिए होंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या होगा? तो जो हम स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक प्लॉट करेंगे वही ये पॉइंट जो होगा वहीं पे होगा वेपर प्रेशर इस कंपोजिशन पे, है ना? सेम तरीके से अगर मैं यहां पे कहता हूं तो ये वेपर प्रेशर मिक्सर का यहां पे होना चाहिए था, इसी तरीके से इस कंपोजिशन पे यहां पे होगा। क्लियर है? यानी कि ये राउल्स लॉ को बता देता है कि P टोटल इक्वल्स टू
पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी होगा। क्लियर है? अब सोचिए, थोड़ा सा और समझिए, जब काई बी 0 था तो उस टाइम पे उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? ऑब्वियसली जब बी है ही नहीं तो उसका प्रेशर कितना? 0। लेकिन जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर के तरफ मूव कर रहे हैं तो बी का अमाउंट बढ़ता गया है ना? यानी कि इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। और कितना मैक्सिमम बढ़ सकता है? तो जितना प्योरेस्ट फॉर्म में होता है यहां तक। यानी कि यहां से अगर मैं इस लाइन को प्लॉट करता हूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये पीबी को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि पीबी नॉट काई बी के इक्वल होगा। सेम तरीके से अगर मैं कहता हूं कि यहां पे काई ए की वैल्यू हम लोगों के पास क्या है? 0 है, तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? जब ए है ही नहीं तो उसका वेपर प्रेशर 0। लेकिन जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट इधर मूव कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन बढ़ता गया। और जब मोल फ्रैक्शन बढ़ता गया तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन मैक्सिमम कहां तक? तो जितना प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। यानी कि ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये लाइन हम लोगों का रिप्रेजेंट करेगा पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट काई ए को। अब ये ग्राफ ओवरऑल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो राउल्ट्स लॉ को, है ना? तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया हम लोगों का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। ओके, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे, क्या मिला था हम लोगों को? हम लोगों को मिल गया था राउल्ट्स लॉ से, राउल्ट्स लॉ से क्या मिल गया था? हम लोगों को मिल गया था पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। ये कब इक्वेशन अप्लीकेबल होगा? तो जब दोनों ही कंपोनेंट वोलाटाइल लिक्विड मिक्सचर हों। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस फॉर्मूला is mainly applicable when both component of mixture is volatile liquid। मतलब दोनों का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होना चाहिए प्योर फॉर्म में, तभी तो उसका मोल फ्रैक्शन होगा। अब यहां पे मैं कहूं, यहां पे हम लोग एक कंडीशन बनाते हैं। कंडीशन क्या मान लें हम लोग? कि अगर एक कंपोनेंट हम लोगों के पास सॉलिड हो तब क्या होगा? इफ वन कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर क्या हो गया है हम लोगों के पास? इज सॉलिड। अब आपको पता है, अगर आप लिक्विड मिक्सचर में एक कंपोनेंट को सॉलिड मान ले रहे हैं, लेट अस सपोज हम एक सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं, इसमें जो ए मान रहे हैं और बी मान रहे हैं, बाइनरी ही सॉल्यूशन हम लोगों के सिलेबस में है। लेकिन अभी ए क्या है? सॉलिड सॉल्यूट है। और बी क्या है भाई? तो वोलाटाइल लिक्विड है। अब यहां पे सोचिए, अगर मैं बात करूं वेपर प्रेशर का, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर कितना होगा? 0। प्रेशर थोड़ी ना क्रिएट करता है सॉलिड। और यहां पे कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, उसको मैं मान लेता हूं पीबी नॉट। इसका मोल फ्रैक्शन लेट अस सपोज काई ए मान लेते हैं, और इसका मोल फ्रैक्शन हम लोग काई बी मान लेते हैं। मतलब हम लोगों को पी ए नॉट की जगह पे वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 0। और फिर ये क्या हो जाएगा? काई ए हो जाएगा, और पी बी नॉट और फिर काई बी रखना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग अप्लाई करें तो पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट की जगह पे 0 इंटू काई ए प्लस पी बी नॉट और काई बी हो गया। अब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि P टोटल इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं पी बी नॉट काई बी। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। कब? जब सॉलिड सॉल्यूट हो तब। ठीक है,
when when non volatile मतलब क्या, सॉलिड सॉल्यूट is dissolved in a volatile liquid mixture, ठीक है। in this condition this formula is applicable। ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। अब आगे सोचिए आप, आगे क्या है भाई, हम लोग इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। हम लोगों को क्या पता है कि काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1 होता है। तो मैं काई बी के जगह पे क्या रख सकता हूं, काई बी के जगह पे मैं रख सकता हूं 1 माइनस काई ए, ठीक है। तो यहां से मैं लिखूंगा पी टोटल इक्वल्स टू पी बी नॉट, और ये क्या हो गया 1 माइनस काई ए, ठीक है। और मैं क्या लिख सकता हूं, तो P टोटल इक्वल्स टू पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट काई ए, या इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा पी बी नॉट माइनस पी टोटल अपान पी बी नॉट इक्वल्स टू काई ए, और ये भी फॉर्मूला हम लोगों का अप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अब जरा ये सोचिए ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आगे हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इस टाइप के सॉल्यूशन के लिए जब नॉन वोलाटाइल हो और वोलाटाइल लिक्विड मिक्सचर में डिसॉल्व हो, अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो हम लोगों को कैसा मिलेगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉलिड solute is dissolved in a volatile liquid mixture, ठीक है, या फिर सॉल्वेंट आप कह लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कंसीडर किए थे। सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट ए, दूसरा कंपोनेंट बी, इसको हम लोग मान लिए थे सॉलिड, और सॉल्यूट तो है ही। यहाँ पे मैं ले रहा हूं वोलाटाइल, तो ये क्या हो गया हम लोगों के पास लिक्विड सॉल्वेंट, है ना। यहाँ पे हम लोग इसको पी ए नॉट जो कि कितना था 0, और काई ए हम लोग रख ले रहे हैं, और यहाँ पे पी बी नॉट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और ये काई बी हो गया। अब अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें राउल्स लॉ के जैसे ही, तो हम लोगों को ग्राफ कैसे मिलेगा। अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काई ए, और यह काई ए के जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ 0, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काई बी, वो क्या हो गया 1। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ काई ए इक्वल्स टू 1 और काई बी इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड करते हैं तो हम लोगों को कितना मिलता है भाई 1 मिलता है। तो अगर एक 1 है, काई ए की वैल्यू अगर आपने 0 ले लिया तो काई बी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही काई ए अगर 1 है तो काई बी क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे मैं वेपर प्रेशर लूंगा किसका, तो पी कंपोनेंट है यानी कि पी बी नॉट, जिसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, और यहाँ पे काई ए की वैल्यू 1 है, यानी कि केवल और केवल कंपोनेंट ए ही प्रेजेंट है, जो कि क्या है सॉलिड सॉल्यूट है, और उस टाइम उसका वेपर प्रेशर क्या होगा 0 ही होगा, क्योंकि पी ए नॉट क्या हो गया है 0 हो गया। ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग सॉल्यूशन की लाइन प्लॉट करते तो हम लोगों को ऐसा ही मिलता, क्योंकि पी ए नॉट यहाँ पर क्या हो गया है पी ए नॉट इक्वल्स टू 0, सॉलिड आपने ले लिया। अब ये लाइन बताएगा हम लोगों को पी टोटल इक्वल्स टू, अभी हम लोग जो इक्वेशन बनाए थे पी बी नॉट काई बी को, पी टोटल इक्वल्स टू पी बी नॉट काई बी को।
ठीक है, तो ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट के लिए हो गया। अब हम लोग आते हैं इस पे, अगर हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना हो, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना हो, किसमें, गैसियस फेज में। ठीक है, इफ वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वी हैव टू कैलकुलेट कंपोजिशन इन गैसियस फेज, गैसियस फेज। तो गैसियस फेज के लिए ऑब्वियसली कौन से लॉ अप्लाई होंगे, तो जो गैसियस लॉ हैं वही अप्लाई होंगे, है ना। अभी हम लोग पढ़े हैं फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ क्या था भाई, तो डाल्टन्स लॉ अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था, देखिए कहाँ गया, तो ये हम लोगों को मिला डाल्टन्स लॉ यहां पर, P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB। तो यही लॉ हम लोगों को लेकर चलना है जब हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा तब। कैसे, हम लोग पढ़ चुके P टोटल इक्वल्स टू PA प्लस PB, है ना। और आप आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में जरूर सुने होंगे, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है भाई, तो PV इक्वल्स टू nRT होता है। अगर मैं यहां से P निकालने की कोशिश करूं तो P इक्वल्स टू मैं लिख दूंगा nRT बाई V, है ना। तो यहां से अगर मैं PA निकालने की कोशिश करूंगा तो NART बाई V कर दूंगा, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम हम लोग सेम सिलेंडर का ले रहे थे, और गैस कांस्टेंट तो हर जगह गैस कांस्टेंट ही होगा। सेम तरीके से अगर मैं PB निकालूंगा तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, PB की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख दूंगा NBRT अपान V। तो अगर इन दोनों को हम लोग कहाँ रख दें, डाल्टन्स लॉ में रखें, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, तो P टोटल इक्वल्स टू NART अपान V, है ना, प्लस NBRT अपान V मिल जाएगा। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, P टोटल इक्वल्स टू NA प्लस NB, और यहां पे मैं कर देता हूं RT बाई V। अब अगर हम लोगों को निकालना हो PA अपान P टोटल, तो PA की वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, तो NART अपान V रखे थे, और P टोटल हम लोगों के पास ये है। इन दोनों को अगर रखा जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो NART अपान V अपान क्या हो जाएगा, NA प्लस NB, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RT बाई V। ये हम लोग कैंसिल कर देंगे, PA अपान P टोटल इक्वल्स टू हम लोगों को मिल जाएगा NA अपान NA प्लस NB। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि PA अपान P टोटल जो है वो किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन के। और ये कहाँ से आया है, तो गैसियस लॉ से आया है ना। फ्रॉम गैसियस लॉ, गैसियस लॉ हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट, वी कैन कैलकुलेट व्हाट, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड कंपोनेंट, लिक्विड मिक्सचर कंपोनेंट, मिक्सचर कंपोनेंट इन गैसियस फेज। चलिए, तो गैसियस फेज से हम लोग कैलकुलेट तो कर सकते हैं, क्या इस PA की जगह पे कोई और वैल्यू भी रखा जा सकता है, तो PA अपान P टोटल इक्वस टू आया था काई A, और हम लोग पढ़ चुके हैं PA इक्वस टू PA नॉट काई A, तो हम लोग इसको भी रख सकते हैं। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, PA नॉट काई A अपान P टोटल इक्वस टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, काई A मिल जाएगा। ये हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, गैसियस स्टेट में, यानी कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, यूज्ड
टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, है ना, इन वेपर फेज। ध्यान रहे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं हम लोगों को। सेम तरीके से अगर कंपोनेंट बी के लिए मैं लिखता तो पी बी नॉट काई बी अपान पी टोटल इक्वस टू काई बी हो जाता, है ना। और ये कब आता हम लोगों का, जब गैसियस फेज में ही निकालना होता। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पी टोटल जो है लिक्विड मिक्सचर या वेपर फेज दोनों जगह इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जैसे हम लोग यहां पे लिख सकते हैं एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन सॉल्यूशन। हेप्टेन सॉल्यूशन जो है इस लॉ को ओबे करता है। अब यहां से राउल्स लॉ के बेसिस पे हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ solutions are classified into टू कैटेगरीज। कौन कौन सी टू कैटेगरीज है भाई, तो एक तो होता है हम लोगों का आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा हम लोगों का होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगेन ये भी हम लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये भी जानना जरूरी है। तो मैं लिखूंगा आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन which obey Raoult's law at any concentration and temperature। कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर या कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को ओबे करे वो क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम लोग क्या दे सकते हैं, तो अभी मैं लिखा था एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। लेकिन ये ध्यान रहे कि एनहेक्सेन या एनहेप्टेन जो है हर कंसंट्रेशन पे या हर टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर पाता, यानी कि राउल्ट्स लॉ का ये लिमिटेशन भी हो गया। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं ब्रोमोएथेन एंड क्लोरोएथेन। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं बेंजीन एंड टॉल्वीन। ठीक है, ये जो मिक्सचर हैं वो हर कंसंट्रेशन या हर टेम्परेचर पे ओबे नहीं करते। तो मैं इस पॉइंट को भी यहां पे मेंशन करूंगा, देयर इज नो परफेक्टली क्या है भाई, कोई भी परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे अगला कंसेप्ट आ जाता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करे, राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट्स लॉ को जो ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख देता हूं फिनॉल एंड एनिलीन।
लेकिन कैसे, क्या क्या और कंडीशन हो सकते हैं, तो जरा हम लोग इन कंडीशंस को समझे। लेट अस सपोज हम लोगों के पास क्या है, एक कंपोनेंट है ए, ठीक है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ए बॉन्डेड विथ ए। दूसरा कंपोनेंट है हम लोगों के पास बी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं बी बॉन्डेड विथ बी। और इन दोनों को मिक्स करके हम लोग एक सॉल्यूशन मिक्सर बना रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, ए बी बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर इंटरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मान लीजिए ए को तोड़ने में जो एनर्जी लगती हो, वही कुछ एनर्जी बी को तोड़ने में लगता हो, और जब ए बी जुड़ता होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होता होगा। इसको आप ऐसे समझें कि चीज़ों को तोड़ने में हमेशा एनर्जी लगती है, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप बेस्ट तरीके से ले लें, आइस को ब्रेक करने के लिए हम लोगों को हीट करना पड़ता है, लेकिन जब आइस फ्रीज होता है तो वाटर के मॉलिक्यूल से एनर्जी बाहर निकलती है ना। सेम तरीके से जब ए बी का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो एनर्जी बाहर निकल रहा होगा, लेकिन बी को जब हम लोग तोड़ रहे होंगे तो एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे। ऐसे ही ए को भी जब तोड़ रहे होंगे तो एनर्जी सप्लाई कर रहे होंगे। अब इनको गिवन एनर्जी जो है टोटल, वो अगर रिलीज्ड एनर्जी के बराबर हो जाए तो क्या नेट हीट में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इफ ए एंड बी इंटरैक्शन इक्वल्स टू ए बी इंटरैक्शन, ऐसे कंडीशन में देन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू 0, हीट में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। और हीट में कोई चेंज नहीं आएगा तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा? वॉल्यूम में चेंज आने का सेंस ये है कि अगर हम यहाँ पे 10 ml लिए हों और यहाँ पर भी 10 ml लिए हों, तो मिक्स करेंगे तो कितना होना चाहिए, 20 ml होना चाहिए। यानी कि बिफोर मिक्सिंग भी 20 ml ही है, आफ्टर मिक्सिंग भी 20 ml ही है। अगर लेट अस सपोज ये कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लिया होता तो इसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ एक्सपेंड हो गया होता, ऐसे में ये 20 ml से 0.1 ml भी ज्यादा ही होता, तब डेल्टा V की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती। अभी क्या है, 0 है, क्योंकि इंटरेक्शन और हीट चेंज कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ये भी कंडीशन किसको एक्सप्लेन करता है, आइडियल सॉल्यूशन को ही। एक तो इंटरेक्शन आप बोल सकते हैं, दूसरा हीट चेंज, तीसरा वॉल्यूम चेंज को बोल सकते हैं। क्लियर है। अब अगर हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो राउल्ट्स लॉ को तो ओबे नहीं कर रहा था। अगेन हम लोग यहां पर कंपोनेंट ले लें, मैं यहां पर सपोज कर लेता हूं हम लोगों के पास ए है और दूसरा कंपोनेंट हम लोगों के पास बी है। हम लोग दोनों को मिक्स करके क्या बना रहे हैं, एक ए बी टाइप का सॉल्यूशन बना रहे हैं, ए बी टाइप का। अब यहां पर सोचिए कि ए जो सॉल्यूशन है, इसको ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ आप एनर्जी दे रहे हैं। सेम तरीके से बी जो मिक्सचर है ना, या लिक्विड है, इसको आप ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन जो ए बी है वो जब फॉर्म हो रहा है तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है। एरो को ध्यान दीजिए, है ना। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाए, अगर गिवन एनर्जी जो आपने दिया उससे कम ही एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, गिवन एनर्जी मैं कह रहा हूं, गिवन हीट जो है उससे कम हो गया क्या, रिलीज्ड हीट। यानी कि ओवरऑल प्रोसेस में हीट क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। गिवन हीट इज मोर देन व्हाट, रिलीज्ड हीट। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो गया। आपने 20 रुपए लिए और 10 ही रुपए खर्च किए तो आपको गेन हो गया। और जैसे ही हीट गेन होगा उस कंडीशन में वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड कर जाएगा। यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से बढ़ जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़े। लेट अस सपोज हम लोग ए जो लिए, ए और हम लोग दूसरा कंपोनेंट लिए बी लिए, और हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं ए बी का। अभी क्या हुआ, ए को ब्रेक करने के लिए जो हम लोग एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं या हीट जो सप्लाई कर रहे हैं, सेम तरीके से बी को हीट करने के लिए जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, उससे ज्यादा हीट ए बी के फॉर्मेशन में रिलीज हो जा रहा है ना। ये जो हम लोग, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं कि यहाँ पर ए को ब्रेक करने के लिए और बी को जो ब्रेक करने के लिए हीट है, हीट इज लेस गिवन देन रिलीज्ड हीट। रिलीज्ड हीट कब रिलीज हुआ है? ए बी के फॉर्मेशन में रिलीज होता है। ऐसे कंडीशन में ओवरऑल प्रोसेस में क्या हुआ? हीट रिलीज हुआ, क्योंकि आपने जो सप्लाई किया है उससे ज्यादा रिलीज हो गया। ऐसे कंडीशन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई। यानी कि आप किसी लिक्विड मिक्सचर से उसका हीट कंटेंट बाहर निकाल दिए तो ये लिक्विड क्या हो जाएगा? और ज्यादा कंडेंस हो जाएगा। यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। एक बार हम लोग समराइज कर दें। यहां पर आइडियल सॉल्यूशन था हम लोगों के पास, ठीक है। दूसरा क्या था भाई? तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन था। ध्यान देना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग दो किए, एक तो पॉजिटिव डेविएटेड और दूसरा नेगेटिव डेविएटेड। आइडियल सॉल्यूशन के केस में ये क्या कर रहा था? ओबे कर रहा था किसको? राउल्ट्स लॉ को। राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा था। ये डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, और ये भी ओबे नहीं कर रहा था राउल्ट्स लॉ को, यानी कि डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद यहां पे क्या था? जो ए इंटरेक्शन था और जो बी इंटरेक्शन था वो ए बी इंटरेक्शन के इक्वल था। लेकिन यहां पे क्या हुआ? जो ए इंटरेक्शन था और जो बी इंटरेक्शन था वो क्या था? ग्रेटर देन था ए बी इंटरेक्शन से, और जिसकी वजह से वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया। यहाँ पे क्या हुआ? जो ए इंटरेक्शन है और जो बी इंटरेक्शन है वो लेस देन है किससे? तो ए बी इंटरेक्शन से। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी? 0 थी। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या था? तो पॉजिटिव हो गया था। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या था? तो नेगेटिव हो गया था। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू ले रहे थे तो 0 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो गया था? पॉजिटिव हो गया था। और यहाँ पे डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, कम हो गया वॉल्यूम। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो मैं इसका एग्जाम्पल आपको बोला था एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन, है ना। मैं बोला था बेंजीन एंड टॉल्यूइन, है ना। क्लोरोएथेन एंड ब्रोमोएथेन बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही मैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या बोल सकता हूं? एथेनॉल एसीटोन बोल सकता हूं।
ऐसे ही मैं नेगेटिव डेविएटेड के लिए क्या बोल सकता हूं, तो फिनॉल एनिलीन, ये बेस्ट एग्जांपल रहा, या क्लोरोफॉर्म एसीटोन कह लीजिए, क्लोरोफॉर्म एसीटोन। ओके, तो ये हम लोगों का हो गया। अब अगर हम लोग पॉजिटिव डेविएटेड और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ प्लॉट करें, तो मैं यहां पे लिखूंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएटेड और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या चीजें हम लोगों को मिलने वाली हैं। तो देखिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे मैं दो सेम तरीके का ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। ध्यान दीजिए, इधर हम लोग वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो दोनों ही कंपोनेंट के लिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ काई ए इक्वस टू 1, तो काई बी ऑब्वियसली क्या हो जाना है, 0। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ काई ए इक्वस टू 0, तो काई बी क्या हो जाना है, 1। सेम तरीके से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ काई ए इक्वस टू 1, तो काई बी इक्वस टू 0। यहाँ पे मैं करूँगा फिर काई ए इक्वस टू 0, देन काई बी इक्वस टू 1। अब आपको आगे सोचना है, यहाँ पे अगर काई ए की वैल्यू 1 थी, यानी कि प्योर फॉर्म किसका है, ए का है, यानी कि पी ए नॉट में कर लेता हूँ। यहाँ पे काई बी इक्वस टू 1 था, तो मैं इसको कर लेता हूँ पी बी नॉट, प्योर फॉर्म बी का है। सेम तरीके से वैसे ही सेम यहाँ पे काई ए की वैल्यू 1 है, यानी कि मैं इसको कर लेता हूँ पी ए नॉट, और काई बी की वैल्यू 1 है, तो मैं इसको कर लूंगा पी बी नॉट। ठीक है, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो ग्राफ हम लोगों का कुछ ऐसा बन रहा होता। अगर ये भी आइडियल सॉल्यूशन है तो ग्राफ हम लोगों का कुछ ऐसा बन रहा होता, लेकिन ये आइडियल सॉल्यूशन है नहीं। पॉजिटिव डेविएटेड में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि पी टोटल बिकम ग्रेटर देन पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। सेम तरीके से अगर नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग, तो पी टोटल जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे, आइडियल सॉल्यूशन से, यानी कि पी टोटल इज लेस देन पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। ठीक है, अब यहां पर अगर काई ए की वैल्यू 1 थी, काई बी 0 था, तो पी बी नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये लाइन ऐसा बना होता, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव डेविएटेड है तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, पी बी नॉट, सॉरी पी बी इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन पी बी नॉट काई बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता, ए की वैल्यू 0 थी तो वेपर प्रेशर 0 था, जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ती गई है वेपर प्रेशर बढ़ता गया है, लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव डेविएटेड है तो इसकी भी लाइन क्या होगी, ऊपर ही होगी आइडियल लाइन से, यानी कि पी ए नॉट या पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट काई ए। तो ये पॉजिटिव डेविएटेड के लिए ग्राफ हम लोगों का प्लॉट हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए काई बी की वैल्यू 0 है, तो पी बी नॉट की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। लेकिन अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये स्ट्रेट लाइन में पी बी नॉट तक बढ़ता गया होता जब तक कि काई बी की वैल्यू 1 हुई थी। लेकिन नेगेटिव डेविएटेड है तो ये कुछ ना कुछ नीचे ही रह रहा होगा आइडियल लाइन से। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, तो पी बी इज लेस देन पी बी नॉट काई बी को। ऐसे ही सेम तरीके से काई ए की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 है तो पी ए नॉट की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो इस लाइन पे क्या होता, लेकिन ये नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन है तो आइडियल लाइन से नीचे ही इसका वेपर प्रेशर रहेगा, यानी कि ये हम लोगों को किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो पी ए इज लेस देन पी ए नॉट काई ए को।
तो ये नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ हो गया। ग्राफ बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से चीजों को समझ लेना चाहिए। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं किस पे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग देख लिए। अब आगे की बात समझिए। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होता है जियोट्रॉप्स एंड दूसरा होता है एजियोट्रॉप्स। ठीक है, जियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉप्स क्या चीजें होती हैं? तो जियोट्रॉप्स हम लोग उसको बोलते हैं, उस टाइप के लिक्विड मिक्सचर को बोलते हैं जिसके कंपोनेंट क्या हो जाए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा द लिक्विड मिक्सचर in which the component of the mixture can be separated by fractional distillation। ठीक है, उस टाइप के मिक्सचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं या जियोट्रॉप्स बोलते हैं। एजियोट्रॉप्स हम लोग किसको बोलेंगे, तो द लिक्विड मिक्सचर in which the component of the mixture cannot be separated by fractional distillation are called, क्या बोलेंगे उसको हम लोग उसको बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इसको ना हम लोगों को अच्छे से समझना पड़ेगा। आप अपने डेली लाइफ में समझिए क्या होता है। लेट अस सपोज आपने प्रेशर कुकर देखा है ना। प्रेशर कुकर में यहाँ पर एक सीटी भी लगती है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर पेट्रोल और वाटर का मिक्सचर है, हम क्या करते हैं, हम इसको पाइप से एक जोड़ देते हैं और उसको कोल्ड वाटर से पास कराकर यहाँ पर रख लेते हैं। अब मैं इसको हीट करूंगा, आप बताइए पहले कौन उड़ेगा? आप बोलेंगे सर पहले पेट्रोल उड़ेगा, है ना। तो पेट्रोल जब इधर से उड़ता हुआ जाएगा, हम लोग इधर कोल्ड वाटर पास करा रहे हैं, तो इधर फिर वो लिक्विफाई होकर हम लोगों को क्या मिलेगा, पेट्रोल ही मिल जाएगा। और इसके अंदर क्या मिल जाएगा, तो इसके अंदर हम लोगों को वाटर मिल गया। यानी कि दोनों कंपोनेंट को हम लोग आसानी से सेपरेट कर ले रहे हैं। ऐसे मिक्सर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, जियोट्रॉपिक मिक्सर्स बोलेंगे। अब मैं कहूं कि यहां पर पेट्रोल और डीजल दोनों हम लोग रख लिए थे। अब आप हीट करेंगे तो कौन उड़ेगा, तो दोनों एक साथ उड़ेगा, आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो एक तरीके से मिक्सर हो गया, कौन सा, एजियोट्रॉपिक मिक्सर। ठीक है, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप सेपरेट नहीं कर पाते वो एजियोट्रॉपिक मिक्सर हुआ, और जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप सेपरेट कर पाते हैं वो जियोट्रॉपिक मिक्सर हुआ। यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इनके पास क्या होगा, डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस देखने को मिलेगा, जबकि यहां पे क्या होगा, नो और मिनिमम डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम या नेग्लिजिबल डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सेपरेट नहीं हो पाता, दोनों चीजें एक साथ उड़ जाती हैं। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हम लोग कैसे बनाते होंगे, ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स जो होते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो हम लोगों के होते हैं दो टाइप के। एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स,
मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, और दूसरा हम लोगों के पास होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वेपर प्रेशर के बारे में आप सोचिए, जिसकी उड़ने की टेंडेंसी ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। पेट्रोल ज्यादा उड़ता है, इस वजह से वो कम टेम्परेचर पे ही क्या होगा, उड़ जाएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, है ना। अब वेपर प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन है, और इसी वजह से हम लोग यहां पर इस चीज को पढ़ भी रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा करना है, आप बताइए किस टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन लेंगे। वेपर प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर ज्यादा करना है, यानी कि पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से क्या मिलेगा हम लोगों को, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मिलेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्स क्या, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। सेम तरीके से अगर हम लोग बात करें इसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए, अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो तो वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, जो कि किस में देखने को मिलेगा, तो नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो मैं यहां पे लिखूंगा नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा भाई, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स फॉर्म करेगा। ठीक है, अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल हम लोग देखें तो 68% नाइट्रिक एसिड इन वाटर फॉर्म करता है क्या, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ऐसे ही 95% एथेनॉल इन वाटर क्या फॉर्म करता है, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स फॉर्म करता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड के लिए। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।